वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट लेवल 1 एग्जाम से संबंधित कलाम अकेडमी के वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल करने वाले हैं। और यहाँ पर जो सवाल हम डिस्कस करेंगे वो आपके ईवीएस सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो ईवीएस सब्जेक्ट से संबंधित वन लाइनर फॉर्मेट के सवाल हम करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी आपके रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 के अंदर, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? परिवार हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, माता पिता व उनके बच्चों से मिलकर बना परिवार 2 पीढ़ियों से कहलाता है। तो माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर बना परिवार 2 पीढ़ियाँ जिसमें इंक्लूड हो वो आपका एकल परिवार कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, माता पिता, दादा दादी, काका काकी, बच्चों से मिलकर बना परिवार 3 या अधिक पीढ़ियाँ जिसमें हो वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल है, इसी तरीके से हम करने वाले हैं। आगे देखिए, प्राचीन समय में भारत में सामान्यतः किस प्रकार के परिवारों का प्रचलन रहा है? तो प्राचीन समय में भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार जो थे दोस्तों उनका प्रचलन रहा है। और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है दोस्तों? संयुक्त की जगह एकल परिवार आपके बन रहे हैं। तो वर्तमान भारत में परिवार आपके कैसे बन रहे हैं? तो अभी वर्तमान में आपके एकल परिवार बन रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त की जगह कैसे हो जाएंगे? एकल परिवार हो जाएंगे। आगे देखिए, बच्चों में लक्षण कहाँ से आते हैं? तो बच्चों के अंदर जो लक्षण होते हैं दोस्तों वो कहाँ से विकसित होते हैं? तो कुछ लक्षण तो आपके वंशानुगति से हो जाएंगे और कुछ लक्षण आपके आसपास के वातावरण से हो जाएंगे। यानी कि वंशानुगति व आसपास के वातावरण से बच्चों में लक्षण आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों के वंशानुगति के लक्षण कहाँ से आते हैं? तो माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से। तो वंशानुगति के लक्षण आपके माता पिता से आते हैं, दादा दादी से आते हैं और नाना नानी से आते हैं। यहाँ पर वंशानुगति के लक्षण की बात की जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से आते हैं। आगे देखिए, वंशानुगति के पिता किसे कहा जाता है? तो वंशानुगति के पिता आपके जॉन ग्रिगोर मेंडल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मेंडल को दोस्तों वंशानुगति के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल के द्वारा पाइसम सटाइवम यानी कि मटर के ऊपर प्रयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेंडल के द्वारा मटर के ऊपर, जिसे पाइसम सटाइवम के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर प्रयोग किया था। आगे देखिए, हरगोविंद खुराना को किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना जो है इन्हें किसके कारण नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नए गुणों के निर्धारण हेतु हरगोविंद खुराना को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आगे देखिए दोस्तों, बेनेश्वर मेला आपका कहाँ पर भरता है? तो बेनेश्वर मेला दोस्तों आपका नवा टापरा डूंगरपुर में भरता है। और ये आपका कब भरता है? ये आपका माघ पूर्णिमा को भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। कब भरता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को भरता है। और अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर मेला कहाँ पर भरता है? तो पुष्कर मेला दोस्तों आपका अजमेर में भरता है। और कब भरता है अगर आपसे पूछा जाए तो वह आपका कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कपिल मुनि का मेला कब भरता है? तो कपिल मुनि का मेला जो है दोस्तों वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और उसके अलावा कपिल धारा का मेला जो है वो आपका 12 में भरता है और वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, फुलडोल मेला कहाँ भरता है? तो फुलडोल मेला कहाँ पर भरता है? तो ये आपका शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संबंध किससे हो जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय से हो जाएगा। तो फुलडोल मेला जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में आपका भरता है। आगे देखिए, ख्वाजा साहब का उर्स प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक कहाँ मनाया जाता है? तो ख्वाजा साहब का उर्स प्रतिवर्ष रजब माह में 1 से 6 तारीख को मनाया जाता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि कहाँ पर मनाया जाएगा? अजमेर में मनाया जाएगा। आगे देखिए, रामदेवरा मेला कहाँ भरता है? तो ये आपका रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। अगला सवाल है, रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो रामदेव जी का मेला एक तो आपका भाद्रपद माह में भरता है, इसके अलावा माघ माह में भी भरता है। ठीक है, भाद्रपद और माघ माह जो है दोस्तों इसमें आपका रामदेव जी का मेला भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं वह रामसा पीर के नाम से पूजते हैं? तो हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं और जिन्हें रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है ये आपके रामदेव जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नागपंचमी मेला भरता है। तो नागपंचमी मेला आपका कहाँ पर भरता है? तो ये आपका जोधपुर में भरता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। नागपंचमी मेला आपका कहाँ पर भरेगा? जोधपुर में भरेगा। तीज मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों तीज मेला आपका जयपुर में भरता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए छोटी तीज का मेला कहाँ पर भरता है? तो छोटी तीज का मेला आपका जयपुर में भरता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बड़ी तीज का मेला कहाँ भरता है दोस्तों, तो बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज जिसे कहा जाता है, तो बड़ी तीज का मेला आपका कहाँ पर भरता है? तो ये आपका बूंदी में भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर में जो मेला भरता है आपका दोस्तों वो छोटी तीज का मेला है। ये कब भरता है आपका? तो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को भरता है। लेकिन बड़ी तीज जिसे सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है ये मेला आपका बूंदी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को भरता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, हरियाली अमावस्या मेला भरता है। तो हरियाली अमावस्या मेला आपका कहाँ पर भरता है? उदयपुर में भरता है। और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, दशहरा मेला कहाँ भरता है? तो ये आपका कोटा में भरता है दोस्तों। दशहरा मेला आपका कहाँ पर भरता है? कोटा में भरता है। और भरतरी मेला और पांडुपोल मेला कहाँ पर भरता है? तो ये आपका अलवर में भरता है। तो भरतरी मेला आपसे पूछा जाए या पांडुपोल मेला पूछा जाए ये आपका कहाँ पर भरता है? अलवर में भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पशु मेला जो है ये आपका नागौर का भी प्रसिद्ध है और पुष्कर का भी प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। राजा भरतरी की तपोभूमि अलवर में लक्की मेला कब भरता है? तो राजा भरतरी की तपोभूमि अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? अलवर हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर लक्की मेला आपका कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरता है। आगे देखिए,
राजस्थान में लोक देवता के यशोगान स्वरूप गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो लोक देवता जो होते हैं उनके यशोगान स्वरूप जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें फव्वाड़े कहा जाता है। जैसे फाबू जी के फव्वाड़े लोकप्रिय है। फाबू जी के फव्वाड़े जो है दोस्तों, ये माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि फाबू जी की फड़ जो है वो आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाबू जी की फड़ जो है वो तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, लेकिन फव्वाड़े जो होते हैं जिनमें यशोगान किया जाता है वो आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और देवनारायण जी के जो फड़े दोस्तों वो आपकी जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। आगे देखिए, कौन से लोक देवता ने लाछा गुजरी की गायों को आक्रांताओं से छुड़वाई थी? तो लाछा गुजरी की गायों को किन्होंने बचाया था दोस्तों? तो ये आपके तेजाजी ने बचाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लाछा गुजरी जो थी इनकी गायें किसने छुड़वाई थी? तो ये आपके तेजाजी ने छुड़वाई थी। आगे देखिए, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खंडाल नागौर में हुआ था। फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो फखरुद्दीन की दरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में आपकी माही नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? गलियाकोट डूंगरपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दोस्तों चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध दोस्तों आपका किससे हो जाएगा? खेजड़ी आंदोलन से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किससे हो जाएगा? खेजड़ी आंदोलन से हो जाएगा। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ी गांव में कितने लोग शहीद हो गए थे? तो यहाँ पर 363 लोग आपके शहीद हो गए थे, ठीक है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता, लोक देवी, संत, महापुरुष के नाम से संरक्षित हो कहलाती है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ओरण भूमि कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता या लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? ओरण भूमि कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो घना पक्षी विहार आपका भरतपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका भरतपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान विस्तृत है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है दोस्तों ये आपका बाड़मेर जैसलमेर में के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये किन जिलों में विस्तृत है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में। ये आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका बाड़मेर और जैसलमेर में विस्तृत है। आगे देखिए, सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का आपका अलवर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ये आपकी गांधी जयंती मनाई जाती है। किनकी जयंती मनाई जाती है दोस्तों? गांधी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय पर्व के रूप में। अंडे देने व अंडों की देखभाल करने वाली चींटियां क्रमशः कहलाती है। तो अंडे देने व अंडे की देखभाल करने वाली चींटियां क्रमशः क्या कहलाती है? तो अंडे देने वाली आपकी कौन सी हो जाएगी? रानी चींटी हो जाएगी। और अंडों की देखभाल करने वाली आपकी श्रमिक चींटी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रानी चींटी और श्रमिक चींटी। आगे देखिए, परचा बावड़ी स्थित है। तो परचा बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी रामदेवरा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामदेव जी जो है दोस्तों उनकी ध्वजा जो है वो आपकी क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है और इनका जागरण जो है वो जम्मा या जम्मू कहलाता है। परचा बावड़ी आपकी रामदेवरा में हो जाएगी। आगे देखिए, खिन्नी बावड़ी जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो खिन्नी बावड़ी जो है ये आपकी जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। और ये आपको ध्यान रखनी है, खिन्नी बावड़ी जालोर में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अबानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अबानेरी दौसा में हो जाएगी। आगे देखिए, 150 फीट गहरी मेड़तनी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो मेड़तनी की बावड़ी जो है दोस्तों ये आपकी झुंझुनू जिले में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, काफ़ी बार एग्जाम में आती रहती है। तो मेड़तनी बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी। आगे देखिए, प्राचीन काल में कुएं या बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए नुमा संरचना कहलाती थी। तो प्राचीन काल में कुएं या बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए नुमा संरचना आपकी क्या कहलाती है? तो ये रहट कहलाती है, ठीक है। ये आपने देखी होगी, क्या कहलाती है? रहट कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। रहट को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो पुराने समय में बैलों का प्रयोग किया जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रहट को चलाने के लिए रहट को पानी में डाला जाता है, फिर पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो रहट आपको ध्यान रखना है और बैलों का यूज़ किया जाता था। डेंगू रोग फैलाने वाले मच्छर हैं। तो डेंगू रोग कौन से मच्छर फैलाते हैं आपके? तो ये आपके एडीज मच्छर फैलाते हैं। कौन से मच्छर? एडीज मच्छर फैलाते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन से रोगों के फैलने का कारण दूषित जल एवं भोजन है? तो पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो। पीलिया, पोलियो, अतिसार और कृमि रोग जो है दोस्तों ये आपके दूषित जल और भोजन की वजह से फैलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और डेंगू आपका एडीज मच्छर से फैलता है। मुंह में बनने वाली लार कार्य करती है। तो मुंह में बनने वाली लार कार्य करती है तो किसके रूप में कार्य करती है दोस्तों? तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लार जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन दोस्तों मुंह से प्रारंभ हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लार जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। आगे देखिए, अमाशय व आंत में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? तो अमाशय और आंत जो होती है उसमें भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? तो पाचक रसों की सहायता से दोस्तों भोजन का पाचन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पाचक रसों की सहायता से होता है। खून की कमी एनीमिया होने पर कौन सी गोलियां ली जाती है? तो खून की कमी या एनीमिया होने पर कौन सी गोलियां ली जाती है? तो यहाँ पर आयरन फोलिक एसिड की गोलियां ली जाती है, ठीक है। एनीमिया हो जाए यानी कि खून की कमी हो जाए तो आयरन
फोलिक एसिड की गोलियां ली जाती है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। और ये आपको ध्यान रखना है, आजकल सन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गोडावन हो जाएगा। इसे राज्य पक्षी 1981 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। शर्मीले पक्षी या सोन चिड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोडावन को जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो चिंकारा को राज्य पशु 1981 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1981 में चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया और 1981 में ही गोडावन को राज्य पक्षी घोषित किया गया, जबकि खेजड़ी को राज्य वृक्ष आपका 1983 में बनाया गया था। ठीक है, गोडावन जो है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका रोएडा होता है दोस्तों, रोएडा जो है इसे टिकोमेला एंडुलेटा के नाम से जाना जाता है, और आपका जो खेजड़ी है उसे प्रोसेफिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2014 को किसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया? तो राज्य पशु पशुधन श्रेणी में किसे बनाया गया? ऊँट को बनाया गया। कब बनाया गया था? तो 30 जून 2014 को बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए पशुधन श्रेणी में राज्य पशु कौन सा हो जाएगा, तो ऊँट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वैसे आपका चिंकारा जो है ये भी राज्य पशु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो इसे 1983 में बनाया गया। सप्ताह में कितनी बार नाखून अवश्य काटने चाहिए? तो दोस्तों सप्ताह में कितने बार नाखून अवश्य काटने चाहिए? तो एक बार आपको नाखून अवश्य काटने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो सप्ताह में कितनी बार नाखून काटने चाहिए? एक बार तो काटनी चाहिए। जो नहीं काटते वो सुन ले, एक बार तो काटा करें। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं कहलाते हैं। तो ये शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी जीव आपके कौन कौन से हो जाएंगे? गाय, हिरण, भैंस, बकरी और खरगोश हो जाएगा। वे जीव जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं वो आपके मांसाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी कौन हो जाएंगे? आपके शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़। शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, भेड़िया और गीदड़, ये आपके कैसे हो जाएंगे दोस्तों? मांसाहारी हो जाएंगे। वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे एवं मांस दोनों का भोजन करते हैं वो आपके सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाहारी में आपका मनुष्य आ जाएगा, कौवा आ जाएगा, भालू आ जाएगा। भालू आपका पेड़ पत्तियाँ भी खाता है, इसके साथ साथ मांस भी खाता है। कौवा जो है ये आपका सर्वाहारी में आ जाएगा, मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण जो है दोस्तों, छान के कर सकते हो, उबाल के कर सकते हो, या फिटकरी का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिटकरी द्वारा भी साफ कर सकते हैं। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या ढाणियों में बनाया जाता है। तो घरों या ढाणियों में दोस्तों बरसात का जल इकट्ठा करने के लिए टाँका बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टाँका बनाया जाता है, जो कि आपकी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को दोस्तों आपका दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कार्तिक मास की अमावस्या को। ईद मनाई जाती है। ईद आपकी कब मनाई जाती है? तो रमज़ान के अंतिम माह में चांद दिखाई देने पर इस दिन मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार आपका क्रिसमस हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह जो है दोस्तों, इनके जन्म की खुशी में मनाया जाता है क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस त्यौहार कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी निकला है आपका। महावीर जयंती मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर जयंती आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। पहले पूछे जाए तो पहले आपके ऋषभदेव जी हो जाएंगे। महावीर जयंती आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। आगे देखिए, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो गुरु नानक जयंती आपकी दोस्तों कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। इस दिन गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरु नानक जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। घर बनाने के लिए सामग्री काम में ली जाती है। तो घर बनाने के लिए कौन सी सामग्री काम में ली जाती है? रेत, गारा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, इधर से आपका सरिया, ये सब काम में लिया जाता है। आगे देखिए, जब मानव घुमक्कड़ था वह कैसे आवास में रहता था? जब मानव घुमक्कड़ था दोस्तों तो किस प्रकार के आवास में रहता था? पहाड़ों में बनी गुफाओं में रहता था। ये आपको ध्यान रखना है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाने वाले सामूहिक घर कहलाते हैं। तो ये रेन बसेरे आपके कहलाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए काष्ठ का रेन बसेरा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कहाँ पर है आपका? तो काष्ठ का रेन बसेरा आपका झालावाड़ में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बर्फ से बनाए जाने वाले घर कहलाते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। बर्फ से जो घर बनाए जाते हैं वो इग्लू कहलाते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ गिरती है वहाँ मकान की छत बनाई जाती है ढलान युक्त। आपने देखा होगा जहाँ पर बर्फ गिरती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर मकान आपके ढलान युक्त बनाए जाते हैं। इस तरीके के बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि बर्फ को साफ किया जा सके। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो ये आपका साफ सफाई से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। भारत सरकार द्वारा समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो भारत सरकार द्वारा समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2014 में नमामि गंगे प्रारंभ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। पानी का रंग कैसा होता है? तो पानी रंगहीन होता है। पानी का कोई भी रंग नहीं होता है। बालोतरा बाड़मेर में किस नदी के पानी को वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी प्रदूषित कर रहा है? तो दोस्तों बालोतरा बाड़मेर में लूनी नदी का जो पानी है वो वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी जो है वो प्रदूषित कर रहा है पानी को।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी बालोतरा बाड़मेर में लूनी नदी जो है वो दूषित हो रही है आपके वस्त्र रंगाई उद्योग के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, समुद्र के पानी का रंग होता है तो समुद्र के पानी का रंग नीला होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पानी का रंग कैसा होता है तो रंगहीन होता है, लेकिन समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। किस पदार्थ की खाद के अधिक समय तक उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है? तो रासायनिक खाद जो है दोस्तों, इसका अधिक समय तक अगर आप उपयोग करते हैं तो जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित स्तंभ है। तो राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी को हराया गया था, फिर आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ में मंजिलों की संख्या कितनी है? तो विजय स्तंभ के अंतर्गत आपकी मंजिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 मंजिला हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखनी है। विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है तो 22 मीटर हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए विजय स्तंभ जो है ये कितना मंजिला है, तो 9 मंजिला है, लेकिन कीर्ति स्तंभ जो है ये आपका 7 मंजिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों आपके कहाँ पर हो जाएंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएंगे। आगे देखिए, राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग है तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये आपका राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। सोनारगढ़ दुर्ग जो है ये आपका जैसलमेर किले में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सोनार दुर्ग जो है इसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ये जैसलमेर में हो जाएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में हो जाएगा। जयगढ़ किला आपका जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जयगढ़ किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था ईगल की पहाड़ी पर, इसीलिए इसे दोस्तों आपका ईगल का किला भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? तो प्रथम शाखा 1301 में आपका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, ठीक है, हमीरदेव चौहान के समय। आगे देखिए, सवाई माधोपुर में स्थित गिरि दुर्ग का नाम है क्या है? तो सवाई माधोपुर में स्थित गिरि दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। किस किले को चिड़ियाटूक के नाम से भी जाना जाता है? तो चिड़ियाटूक के नाम से मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जोधपुर में स्थित है और इसे चिड़ियाटूक के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपका चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है? तो वो भी आपका गिरि दुर्ग हो जाएगा। रानी पद्मिनी ने जौहर कहाँ किया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने जौहर किया था 1303 के समय, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो इसका डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, लेकिन अगर आप वीडियो पसंद करेंगे तभी मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज मैं यहाँ से वीडियो आपको कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।